Good morning student, welcome to all of you on my channel Learning with Small Steps। तो आज की क्लास में हम क्लोज टेस्ट 6 लेकर के आए हैं। तो वही ऑलवेज कि बिना ज़्यादा टाइम ख़राब किए, क्योंकि मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। तो ट्राई यही रहता है कि कोई भी वीडियो बने तो कि आधे घंटे के अंदर अंदर बने, जो एक सूटेबल टाइम रहे आप लोगों का उसको वॉच करने का। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है आपका क्लोज टेस्ट 6, ये एक बार देख लें आप सभी। देखो नेचर के बारे में है, फर्स्ट वर्ड देख करके ही पता चल जाता है कि नेचर के बारे में कुछ बात की जा रही है। वन सेकेंड, इट्स प्रोसेसिंग। चलिए देखो, नेचर हैज़ बीन सफरिंग। अब देखो ग्रामर क्या कह रहा है, हैज़ बीन सफरिंग। हैज़ बीन सफरिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। कह रहा है कि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट से लेके अब तक। और ये आप और हम सभी जानते हैं कि नेचर जो है वो तो सफ़र कर ही रहा है, डे बाय डे चीज़ें और भी ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, न्यू फैक्ट्रीज बिल्डअप हो रही हैं, है ना। और इन सभी चीज़ों के साथ, इन सभी चीज़ों की वजह से जो है हमारा नेचर जो क्या हो रहा है, वो बेचारा सफ़र कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डैमेज हो रहा है। जैसे नॉर्मल से एग्जांपल आज आप और हम ही देख लेते हैं। आज कितने हम हैं, लोग हैं जो सब मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, हमारे चारों तरफ रेडिएशन है, ठीक है। इस रेडिएशन से ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल्स, बर्ड्स, इन सभी को नुकसान भी पहुंच रहा है, ठीक है। एंड अदर फैक्ट्स ऑल्सो, और बहुत से अलग अलग फैक्ट्स भी हैं हमारे जो नेचर को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि भाई नेचर हैज़ बीन सफरिंग म्यूटली। देखो म्यूट आपने सबने पढ़ा होगा, म्यूट है ना। म्यूट क्या करते हैं, जो वॉइस को कम कर देता है, तो चुप हो जाता है। तो उसी प्रकार से म्यूटली क्या बनेगा, चुपके से। तो नेचर सफर कैसे करते आ रहा है, चुपके से सफर करते आ रहा है फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, है ना, 100 सालों से। बट द प्रॉब्लम डिड नॉट डैश सीरियस प्रोपोर्शंस। देखो सीरियस प्रोपोर्शंस की मैं लिख देती हूँ। सीरियस प्रोपोर्शंस का मतलब होता है गंभीर रूप। प्रोपोर्शंस वैसे आपको लग रहा होगा प्रोपोर्शन भाग के रूप में यूज कर रहा है, बट इट इज व्हाट, इट इज रूप, आकार। गंभीर रूप, वैसे गंभीर रूप ज़्यादा बेहतर है ना। तो देखो कि अच्छा, अब डाउट कि यहाँ कह रहा है सफ़र कर रहा है, फिर बट कंजक्शन लगा रहा है, और प्रॉब्लम डिड नॉट रिसीव, प्रॉब्लम डिड नॉट ग्रास्प, बिकम या अज्यूम। अब मेरे को ये तो 100% श्योर हूँ कि सब बच्चे बोलेंगे कि प्रॉब्लम डिड नॉट बिकम कर दो मैडम। तो मैं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम बनी नहीं है, क्या नहीं बनी है, सीरियस नहीं बनी है, गंभीर नहीं बनी है। तो सिर्फ गंभीर नहीं बनी है, इस बिकम के बाद अपन डायरेक्टली एडजेक्टिव यूज करेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है भाई, सीरियस प्रोपोर्शंस, गंभीर रूप नहीं बनी है। चलो पहले हम वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमें कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आता है रोल किसका, वोकैब का। जैसा कि मैंने हर बार कहा है कि क्लोज टेस्ट में वोकैब इम्पोर्टेंट है, ग्रामर इम्पोर्टेंट है, सेंस इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिसीव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है। ग्रास्प करना यानी पकड़ना। बिकम आप सभी जानते हैं, बनना। और अज्यूम का मतलब होता है धारण करना। अब देखो, जब मुझे ये पता है कि सीरियस प्रोपोर्शंस का अर्थ है गंभीर रूप, तो गंभीर रूप बनेगा कि गंभीर रूप धारण करेगा, है ना। अब देखो कहानियां पुरानी सुनते हुए आ रहे हैं पुरातत्व जमाने से कि उसने एक भयावह रूप बना लिया या भयावह रूप धारण कर लिया। तो भयावह रूप धारण कर लिया, तो धारण करने के सेंस में हम इसको क्या यूज करने वाले हैं, अज्यूम को यूज करने वाले हैं कि भाई सफर तो करते आ रहा है, लेकिन क्या नहीं किया है, लेकिन, है ना, जो समस्या है डिड नॉट अज्यूम सीरियस प्रोपोर्शन सो लॉन्ग, यानी लंबे समय से जो क्या कह रहा है कि गंभीर रूप तो धारण नहीं किया था। एस, एस बिकॉज के सेंस में, क्योंकि, क्योंकि अब उसने सीरियस रूप धारण क्यों नहीं किया था, क्योंकि
द डैमेज, यानी कि जो सफ़र कर रहा है ना आपका नेचर, उससे जो डैमेज हुआ है उसकी बात कर रहा है। बिकॉज द डैमेज वॉज डैश, डैमेज के बारे में बता रहे हैं। एक तो डैमेज इन किसी ऑप्शन में से था, और डैमेज वॉज नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर, यानी कि जो ये डैमेज है ना वो सेल्फ रिपेयर से बाहर नहीं था। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बाहर, सीमा से बाहर। लिख लो। तो कहना क्या चाह रहा है कि जो डैमेज पहुंच भी रहा था ना, तो वो डैमेज जो था वो सेल्फ रिपेयर से बाहर नहीं था, यानी कि सेल्फ हील करने की क्षमता थी नेचर में। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव भाव है कि एटलीस्ट नेचर में सेल्फ हील करने की क्षमता थी। फिर कह रहा है तो डैमेज वॉज काउंटेबल, कि डैमेज को काउंट किया जा सकता था। डैमेज वॉज अटेनेबल, अटेनेबल यानी कि प्राप्त करने लायक। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, किसी अवस्था को अटेन करने के लिए, अगर आपको याद हो तो एक बार हमने एक और क्लोज टेस्ट किया था जहाँ पे मिच्योरिटी को क्या करना था? अटेन करना था। जब ग्रेजुअल प्रोसेस से किसी चीज़ को प्राप्त किया जाता है तो अटेन यूज़ किया जाता है। आई होप आप क्लास जो देख रहे हैं वो चीज़ों को याद रखते हो। ठीक है, अब कंटेनेबल, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना, है ना, ये सबको पता होगा कंटेन। कंटेनेबल का मतलब होता है कंट्रोलेबल, मतलब जिसे नियंत्रित किया जा सके। राइट, तो एक कह रहा है क्रेडिबल, क्रेडिबल क्या होता है? विश्वसनीय। अब देखो क्या लगता है कि अब मेरे को उसमें से सूटेबल वर्ड कौन सा है जो इसके साथ भी मैच कर जाए, कि एक तो सेल्फ हील भी कर पा रहा था और साथ ही साथ कंट्रोल भी कर पा रहा था। विश्वसनीय तो क्या बोलोगे? काउंट कर पा रहे थे। अरे काउंट कर रहे थे तो फिर काउंट कर रहे हो तो बढ़ रहा है ना, काउंट करने का तो वैसे भी कोई सेंस नहीं आ रहा। तो क्या बोलोगे कि बिकॉज द डैमेज, अब ये बता रहा है ना कि देखो क्या कह रहा है, ये यही तो कह रहा है कि प्रॉब्लम डिड नॉट अज्यूम सीरियस प्रोपोर्शंस, की जो समस्या थी वो गंभीर नहीं बनी थी, गंभीरता का रूप धारण नहीं किया था, क्योंकि जो नुकसान हो रहा था एक तो वो नुकसान कंट्रोलेबल था, है ना, और साथ ही साथ सेल्फ हीलिंग था, खुद को सेल्फ हील कर पा रहा था। दीज लिमिट्स वर क्रॉस्ड, कौन सी लिमिट्स की बात कर रहा है? जो ये लिमिट नहीं थी कि एक तो कंट्रोलेबल था और सेल्फ हीलिंग था, तो इसकी लेकिन सीमा क्या हो गई? क्रॉस हो गई, है ना। दीज लिमिट्स वर क्रॉस्ड विद विद डैश टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रो। देखो ब्रेक थ्रो का अर्थ लिख लीजिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण खोज या विकास कहलाता है। ब्रेक थ्रो होता है कोई नई चीज की खोज हो जाती है ना, खोज या विकास। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि दीज लिमिट्स वर क्रॉस्ड विद डैश टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रोस अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। देखो विच वर, ये कह रहा है जो ब्रेक थ्रोस पूरे किए थे, यानी कि जिन खोजों को पूरा किया था, ये उसने फ्रेज में दे दिया, वरना ये ऐसे होता विच वर अकम्प्लिश्ड, जिन्हें पूरा किया गया था। कब पूरा किया गया था? ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, तो विच हैव बीन कर दो, विच हैव बीन, जिन्हें की पूरा किया गया है। ठीक है, अब लेकिन इसने क्या किया? विच हैव बीन को हटा दिया। अब देखो जाहिर सी बात है, विच को हटाएगा तो हैव बीन को भी हटाना पड़ेगा, लोकल सब्जेक्ट को हटाएगा तो साथ ही साथ लोकल वर्ब को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए आ गया कि भाई जो ये नई तकनीकी जो महत्वपूर्ण खोजें है ना, जिन्हें पूरा किया गया था ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, तो ये लिमिट कब क्रॉस हुई? जब they were crossed with habitual technological breakthrough, commonplace technological breakthrough, spectacular technological breakthrough या poultry। तो देखो क्या कहता है ये, हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? जिस चीज की आपको आदत हो, है ना, किसी चीज के आदी हो आप उसके। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस का मतलब क्या होता है? कॉमन, जिसको सभी जानते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, सामान्य है, कॉमन प्लेस। तो विद कॉमन प्लेस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रोस, ओवरऑल पॉइंट ये है कि इस
टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रो के लिए मुझे एक एडजेक्टिव वर्ड चाहिए कि जो ये तकनीक के महत्वपूर्ण खोज थी वो कैसी थी, हैबिचुअल थी, पोल्ट्री थी, इसका मतलब होता है तुच्छ, छोटी, और स्पेक्टेकुलर होता है शानदार। अब सोचो कि टेक्नोलॉजिकल की जो खोज है वो कैसी रही होगी, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजिकल कैसा रहा होगा, शानदार। अरे आप और हम सभी जानते हैं तकनीकें जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, एक अलग ही बदलाव लेकर के आया है। तो क्या बोलोगे कि वर क्रॉस्ड विद स्पेक्टेकुलर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रोस अकम्प्लिश ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। अब क्या कह रहा है, द डेवलप्ड नेशन, अब कैसी नेशन, जो विकसित हो चुके राष्ट्र हैं उनकी कह रहा है, द डेवलप्ड नेशन डैश बेनिफिटेड मोस्ट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ फ्रॉम दीज, किससे, ये दीज किसके लिए आया है, इन टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रोस के लिए आया है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रोस थे ना, इनसे द डेवलप्ड नेशन डैश बेनिफिटेड मोस्ट, कि इनसे जो डेवलप्ड नेशन है उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। समझ रहे हो। अब बस ये कह रहा है कि भाई मेरे लिए नेशंस के लिए तुम एक एंटीसीडेंट यूज़ कर दो, क्योंकि ये यहीं पर सब्जेक्ट भी इसका है और ये इसका बेनिफिटेड का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है ना। तो देखो whom, who और whose तो किसके लिए यूज़ होते हैं, पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, बट बात किसकी कर रहा है, नेशंस की कर रहा है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, विच। तो देखो द डेवलप्ड नेशंस विच बेनिफिटेड मोस्ट, कि जो डेवलप्ड नेशन है जिनको बहुत फ़ायदा हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ फ्रॉम दीज मतलब फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रोस वर द फर्स्ट, और वो ही सबसे पहले थे, टू डैश द एनवायरमेंटल डिजीजेस, टू इंटरैक्ट एनवायरमेंटल डिजीजेस, टू डिराइव एनवायरमेंटल डिजीजेस, टू अंडरगो एनवायरमेंटल डिजीजेस, या टू एनकाउंटर एनवायरमेंटल डिजीजेस। तो क्या बोलोगे, समझो ये कहना चाह रहा है कि जब तकनीक की नई खोजें आई तो इन तकनीक की नई खोजों का सबसे ज़्यादा फायदा जो था डेवलप्ड नेशन को हुआ, और वही डेवलप्ड नेशन जो थी वही पहले थे जिन्होंने अपने पर्यावरण की बीमारियों को क्या किया, इंटरेक्ट किया। डिराइव होता है प्राप्त करना, ठीक है, इंटरेक्ट करना यानी किसी से मिलना, अंडरगो मतलब गुजरना, और एनकाउंटर मतलब होता है सामना करना। तो देखो बहुत अंडरस्टूड सी बात है, तो हम यही कहेंगे कि इन डेवलप्ड नेशन ने ही सामना किया एनवायरमेंटल डिजीजेस का। अब कैसी एनवायरमेंटल डिजीजेस, विच वर ब्रेड बाय एडवांस टेक्नोलॉजी, ब्रीड करना यानी कि जन्म देना, तो उस ब्रीड का उसने यहाँ पे डायरेक्टली थर्ड फॉर्म यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर विच वर आना चाहिए था जो कि उसने नहीं यूज किया, मतलब क्लॉज में आना चाहिए था लेकिन उसने फ्रेज में रख दिया, डिजीजेस ब्रेड बाय एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जिन एनवायरमेंटल डिजीजेस को ब्रीड किया गया, तो उन्हीं नेशन ने सबसे पहले उनको क्या किया, एनकाउंटर किया।